नमस्कार। नमस्कार सर। प्रोफेसर बलराम पानी, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, प्रोफेसर विद्यार्थी, प्रोफेसर डॉक्टर विकास गुप्ता, आज सब लोग के मुझसे प्रोफेसर निकल रहा है आपके लिए। ये भी विकसित भारत ही होगा शायद। प्रोफेसर निरंजन कुमार, जिगर इनामदार, यहाँ पर आए हुए डीन्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स, इनवाइटेड गेस्ट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, बस हिले नहीं जाता थोड़ी देर के लिए। अभी प्रोफेसर निरंजन ने बहुत अच्छी बात कही। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए। सबसे पहले तो शिवाजी महाराज के 350 वर्ष जो हिंदवी स्वराज के लिए जाने जाते हैं वो पूरे हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिंदवी स्वराज या शिवाजी महाराज का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन यदि कोई लेना हो, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के ले सकते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है कि अगर उन्होंने भारत के जीवन में एक नई परंपरा डाली, युद्ध नीति की। उससे पहले भारत की युद्ध नीति बहुत अलग थी। वो क्या परंपरा शिवाजी महाराज ने डाली? युद्ध नीति वही होगी जैसे को तैसा। पृथ्वीराज चौहान की गलती भारत फिर नहीं दोहराएगा। राजा जो है, राजा शत्रु के साथ दया और करुणा का भाव नहीं रख सकता है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने वो गलती न की होती, शायद भारत गुलाम न होता। शायद। इतना वीर, इतना अच्छा प्रशासक, इतना अच्छा गवर्नेंस का आदमी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, इतिहासकार जो भी कहते हैं वो गौरी को कितनी बार छोड़ा, पर छोड़ा तो पृथ्वीराज चौहान ने जो छोड़ा, शिवाजी ने इसका उल्टा किया कि राजा का काम सीमाओं की सुरक्षा, राजा का काम देश की रक्षा। उस राज्याभिषेक, उस भारत की अस्मिता का, भारत की युद्ध नीति के परिवर्तन का दिन है। इसलिए हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबसे बड़ा शिवाजी का कंट्रीब्यूशन मानता हूं। प्रोफेसर निरंजन मेरे पास आए कि संकल्प विकसित भारत पे आजकल देश में बहुत बात हो रही है और हमको भी कुछ कार्यक्रम इसमें करने हैं, तो एक कार्यक्रम इस पर हम करें। तो मैंने कहा कि कार्यक्रम तो हम कर सकते हैं, इतने सारे लोग सुनने को कहां से लाओगे? तो इन्होंने कहा कि उसकी आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। और सच बात तो ये कि वो ले आए। और ये जो 22 निकल का जो हॉल है ना, इसका जो सेकंड पार्टीशन जब हटता है ना, तो लगता है कि कार्यक्रम सफल हुआ। और जिनका पार्टीशन रह जाता है वो ऑडियंस नहीं लाता। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप आज अपने संकल्प को लेकर आए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, उसके संकल्प की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? आप इतने सारे समझदार पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप आंख बंद करके सोचे कि भारत का भविष्य कैसा होगा, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में क्या आता है? क्या शक्तिशाली भारत, प्रभावशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत, प्रसन्न भारत, जिम्मेदार भारत? बहुत सारों के मन में कुछ कुछ आ सकता है कि 47 तक भारत कैसा होगा। आपके मन में क्या पिक्चर उभरती है उस 47 में भारत कैसा होगा? इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये संकल्प लिया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, इस समय सीमा में हम लोग मेहनत करेंगे। और जब उन्होंने ये संकल्प लिया तो ये संकल्प बन गया भारत की सरकार का, ये संकल्प बन गया 140 करोड़ लोगों का, ये संकल्प बन गया हम सभी का। और ये जो संकल्प है ना, ये आप लोगों के, हमारे भरोसे पे ही लिया है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा,
ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन स्पीड जरूर कम हो जाएगी। इसीलिए विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है और दिल्ली में स्थित सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की और बड़ी भूमिका इसमें हो, ऐसा हमको मन तैयार करना चाहिए। एक और बात, नेतृत्व और लीडरशिप क्या कर सकते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, तो उस लीडरशिप में संकल्प लिया कि भारत विकसित होगा, तो एक मन में उत्साह और ऊर्जा आती है। किसी के मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि सब आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं एक उदाहरण देता हूँ। हिंदी भाषा के कवि हैं हरिओम पवार, मैं बहुत बार उनको कोट करता हूँ, हरिओम पवार साहब को। जब ये सदी 21वीं शुरू हुई ना, तो हरिओम पवार साहब सरकारों को बहुत ललकारते थे और बहुत सारा तंज कसते थे। ये भी कहते थे कि ये नहीं करते हो, ये करना चाहिए, ऐसा। वो बहुत सारा वीरस के कवि हैं तो बहुत सारी बात करते थे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं और वो सरकारों को कहते रहे, बहुत साल तक कहे इस सदी के शुरू होने पर। क्या कहते थे कि जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तब सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है, तब सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हमें, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे। कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। उस समय की सरकारों को ललकारा, पर आज 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में पवार साहब ये गाना गा सकते हैं? और अगर वो गाएंगे तो इसको कोई सुनेगा भी नहीं। तो पवार साहब की ये कविता तो मर गई और वो मानते हैं कि मर गई, और हम आपसे ज्यादा समझदार आदमी हैं। तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि आज हरिओम पवार क्या गा रहे हैं, ये बताएगा कि बदलते भारत की तस्वीर। क्योंकि वो जो सरकारों को केवल ललकारते हैं, आज वो क्या गा रहे हैं मैं कोट करूंगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। आप सब, हम सब उसके साक्षी तो हैं ही। वो कहते हैं, आज गा रहे हैं 24 में, 23 में, कि भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये, नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। क्या कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। हमने डर से कूटनीति को दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर। देखो ऐसा है, जो राजा है ना, अगर उसको डर लग भी रहा हो तो डर दिखाना नहीं चाहिए। ये बात वाइस चांसलर लोगों के लिए भी सच है, प्रिंसिपल्स के लिए भी सच है, कि अगर डर लग भी रहा हो ना तो दिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि इस देश का स्वभाव क्या है, ये निडर लोगों के पीछे लगता है। ये भारत का मानस है, इतने सालों का इतिहास देख लीजिए भारत का, ये किसी कायर के पीछे लगा ही नहीं। निडर लोगों के पीछे लगता है, त्यागी लोगों के पीछे देश लगता है। ये भारत का स्वभाव है। तो क्या बोलते हैं, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। तो पवार साहब बदल गए। ये बदलते भारत का एक उदाहरण है। और आज अमेरिका का जीडीपी है 26 ट्रिलियन डॉलर का, यानी हम जो 47 में होना चाहते हैं, आज अमेरिका का इकोनॉमी का उतना साइज है। और अमेरिका 40 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ का देश है। ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब। 2047 में, और आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और हो सकता है कि हम 47 में आ जाते हैं दूसरी इकोनॉमी बन जाए वर्ल्ड की।
नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आप देखिए, दूसरी बात तो मैंने कही थी, ये तो जीडीपी की बात थी, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। भारत की जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश पे, 1900 से 1950 तक की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी हमारी 0%। उस समय भी हम 36 करोड़ थे, और 0% ग्रोथ रेट जिस देश की हो, तो ब्रिटिशर्स ने कितना अन्याय किया होगा हमारे पूरे इकोनॉमिक मॉडल के साथ में, आप सोच सकते हैं। 0%। 1950 से 1980 तक हम 3.5% थे, 80 से 2002 तक 5 से 7% थे, 3 से 8 तक 8 से 9% थे, 9 से 14 हम 7.2% थे। और यदि एवरेज निकालें आजादी के बाद से लेके और 2021 तक की, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5.81% है। हम आज क्या चाह रहे हैं? अभी जो इस साल चल रही है 7 पॉइंट कुछ चल रही है, 7.2 7.3, किसी क्वार्टर में 0.3 आ रही है। हमें चाहिए 9% कम से कम ग्रोथ रेट चाहिए अगले 20 साल। तो मन में सवाल आएगा कि कैसे लेंगे इसको? इसीलिए है कि प्रधानमंत्री ने आपके भरोसे लिया, ये कैसे करेंगे इसको? करना तो है। एक और बात, जब बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे तुम 5वीं इकोनॉमी हुए तो क्या, पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है आपकी। ये आता है ना, प्रति व्यक्ति आय भारत की बहुत कम है। सही बात है, कम है आज, ये तो सच बात है कि अभी गरीबी अपने पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, छुपाने वाली भी कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन गरीबी दूर करने का एकमात्र यही इंस्ट्रूमेंट भी है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको दूर करने का। बातों से तो नहीं होगा। 1950 में हमारी 265 रुपए प्रति व्यक्ति आए, सिर्फ 265। 2000 में आते आते 18,000 रुपए, 10 में हुई हमारी 60,000, 21-22 में 1.5 लाख, और आज हमारी है 2,16,000 भारत की। क्योंकि हम हैं बहुत सारे, जब ये स्टैटिस्टिक्स से चीजें जुड़ती हैं तो नेचुरल है कि एवरेज में बहुत कम हो जाता है। और भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, हम जाना चाहते हैं हायर इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। पैसे में बोलता हूँ तो 2,16,000 जो हमारी अभी प्रति व्यक्ति आय है, ये हमें लेके जानी है 11 लाख। यदि भारत में 11 लाख रुपए आज के पैरामीटर्स में प्रति व्यक्ति आय होगी, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा इकोनॉमी के पैरामीटर्स में। तो सवाल उठता है कि होगा कैसे? ये तो बात देखो, मैं हर बात थोड़ी थोड़ी बात कहूंगा होगा कैसे। ये सब हम पढ़े लिखे समझदार इस देश में जो लोग हैं, हम सब समझदार ही है ना? है ना? बिल्कुल है ना? हम समझदार हैं, बिल्कुल है, हम समझदार हैं। हमें अपनी भूमिका खोजनी है कि हम किस तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कुछ अच्छी पॉलिसी सोच सकते हैं, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बड़ा योगदान हो सकता है। आज भारत की इकोनॉमी में 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री सेक्टर से 26% आता है, और एग्रीकल्चर से 20% आता है। ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है अलग अलग सेक्टर्स का। मैंने सोचा कि अमेरिका भी देखते हैं वहां क्या होता है, क्योंकि अमेरिका आज जो है वो हम बनना चाहते हैं 26-25 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका में सर्विस सेक्टर से आता है 80%, इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 80%, इंडस्ट्री सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 19%, और एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 8%। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आज अमेरिका की केवल 1.5% है, 1.5%, हमारी है 7.5%। आज हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे दौड़ने की स्पीड तो देखो ना, उनकी है 1.5%, और जीडीपी आज अमेरिका का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख, हमारी है 2 लाख, 2,16,000। ये वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 1। नंबर 2 पे है चीन की इकोनॉमी, क्या कर रही है उसको देखें अगर, तो वहां सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन 55% है, इंडस्ट्री से 38% है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से 7% है। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा कर रहा है, जिस कारण से 38% तो वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल आउटपुट है। लेकिन चाइना की भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 4.6%, जीडीपी साइज है 13,000 के करीब डॉलर, और सेकंड और इकोनॉमी का साइज है 20 ट्रिलियन। अमेरिका 26, ये 20 और हम 4, पर हमारी दौड़ने की स्पीड तेज है। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे
तो हम आगे जा सकते हैं ऐसा लगता है। पर एक बात ध्यान करने की जरूरत है जो भारत के लोगों को समझनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट आता है। अमेरिका का 1%, जर्मनी का 1%, जापान का 1%, इंग्लैंड में 1%, चाइना में 7% और हमारा 20%। ऐसा नहीं कहना कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के में क्या है, लोग ज्यादा हैं और उतना आउटपुट नहीं आता है, इतना परेशानी है किसान की, वहां से लोगों को सिखा के पढ़ाकर काबिल बनाकर दूसरे एरियाज में लाने की जरूरत है। जो लोग भी गांव से आते हैं वो जानते हैं कि जिस परिवार में बच्चा पढ़ गया उस घर की हालत अच्छी हो गई, जिसको अच्छा कुछ नौकरी मिल गई, अपनी इंडस्ट्री लगा ली, कुछ व्यापार कर लिया, कुछ और काम कर लिया, तो टोटल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अगर है, अगर एग्रेरियन सोसाइटी है, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वहां पर फिर मशीनिंग की आवश्यकता है, जिस कारण से ये कंट्रीब्यूशन बढ़े। और जो सर्विस सेक्टर है, भारत की भी जो कोर कॉम्पिटेंस आएगी वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से ही आएगी। इसी कारण से ये हमारे फोकस एरियाज अगर हम जरा भी डेविएट करेंगे तो उस ग्रोथ रेट को स्लो करेंगे। इसको ऐसे क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि राज्य का काम है कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए। ये बहुत बड़ा काम जो है ये हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें। एक बात टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि यूपीआई वर्ल्ड के किसी देश में ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का काम नहीं हुआ जो भारत ने करके दिखाया। यानी टेक्नोलॉजी में हम लीडर बनने की तैयारी में हैं, बन सकते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर। हम में से इस हॉल में कितने ऐसे जो यूपीआई यूज करते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये यूपीआई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस एनपीसीआई ने ये एक लेयर बनाई है, सिक्योरिटी लेयर, जिसको यूपीआई बोलते हैं। वर्ल्ड में कहीं नहीं। अभी मैं पीछे साउथ कोरिया गया, वहाँ के गवर्नर साहब इस साल बात हो रही थी, तो मैंने बताया उनको कि हम इमीडिएटली पैसे कहीं ट्रांसफर करें, तो उन्होंने कहा कि कैसे कर देते हो हमारे ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैंने 100 रुपये अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए। बस 5 मिनट में बेटी का फोन आ गया, पापा पैसे कैसे दे दिए आपने? वो सोच रहे होंगे कि 100 क्यों मेरे हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिलते हैं। लेकिन साउथ कोरिया जो टेक्नोलॉजी का लीडर है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है उनकी, इकोनॉमिक मिरेकल किया साउथ अफ्रीका ने लास्ट सेंचुरी के अंदर, सॉरी साउथ कोरिया ने इकोनॉमी का मिरेकल किया। वो बहुत सारे कंट्रीज का रोल मॉडल है साउथ अफ्रीका। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। तो टेक्नोलॉजी में भारत के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे हम इस आधार पर और बहुत आगे करेंगे। यहीं से इकोनॉमी के मॉडल निकलेंगे बहुत सारे। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि सर्विस सेक्टर जो है, ये सारा आईटी सर्विसेज सर्विस सेक्टर में आती है सारी चीजें। तो ये जो है हमको 80% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ लेकर जाना है। अगर यूएस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जो आज हम 54% पे हैं, यूनिकॉर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, सारा इको स्टार्टअप सिस्टम बहुत अच्छा है। और डेटा कंजम्पशन में आपको मालूम है ना, इस समय भारत का जो पर व्यक्ति आय तो छोड़ो, पर व्यक्ति डेटा कंजम्पशन जो है, हमारे लोग इतने आजकल ताकतवर हो गए हैं कि हमारा जो पर व्यक्ति डेटा कंजम्पशन है, चीन और अमेरिका को मिलाकर उससे दुगना है। गांव में ये चीज पहुंची है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आता हूँ आखिर तक देखो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है कि $1 ट्रिलियन हर साल इकोनॉमी में ऐड करते हैं। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे समझने की बात है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वही अलग-अलग क्वालिटी ऑफ, जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ दो तरह से आ सकती है। एक होती है कैपेक्स लेड ग्रोथ और दूसरी होती है कंज्यूमर कंजम्पशन लेड ग्रोथ। दो तरह की ग्रोथ है। क्या मतलब है इसका कि जो हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाते हैं, ये कैपेक्स है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए देश के अंदर। और दूसरा है कि कंजम्पशन, खाएंगे पिएंगे कुछ और यूज करेंगे, वो सब उसमें आता है। ये क्यों बात मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के लोगों को समझने की जरूरत है
क्योंकि वेस्ट के जितने मॉडल, जितने रिसर्च पेपर, जितने रिसर्च और सर्वेज आ रहे हैं वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ के आ रहे हैं। कारण क्या है? अमेरिका में तो कैपेक्स लेड ग्रोथ हो ही नहीं सकती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है। यूरोपियन कंट्रीज में तो बन गया, जिन्हें मकान चाहिए बन गए, सड़क बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए। हमारे तो सब कुछ बनना है अभी। और दूसरा, वो कहां से ग्रोथ लाएंगे? कंजम्पशन से लाएंगे सिर्फ ग्रोथ। उनके सारे मॉडल, सारा जीने का तरीका कंजम्पशन को बढ़ाने का है। हम ये काम 47 के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। 47 तक तो हमें कैपेक्स लेड ग्रोथ पर ही चलना चाहिए। हमें पैसे खराब नहीं करने चाहिए देश में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हो क्या रहा है, सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं देश के, वो जितना गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं वो कंजम्पशन को बढ़ाने की एडवाइस कर रहे हैं कि कंजम्पशन से होगा। कंजम्पशन आसान तरीका नहीं है कि भाई मैं एक कोट पहनता हूँ 50 कोट पहनूं तो अच्छा है, लेकिन इससे क्या है, देश की ताकत तो नहीं बढ़ेगी ना। तो इस कारण से ये काम 47 के बाद के लिए छोड़ना चाहिए, जब हम विकसित भारत का टैग ले जाएं। क्योंकि कैपेक्स लेड, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये अचीव कर जाएंगे, बाद में आना चाहिए। भारत की तो जीवन दर्शन भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा रहे। हमारी तो वो व्यवस्था है। और क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, कॉमर्स के, इकोनॉमिस्ट और दूसरे, जब वो सारा रिसर्च पेपर से प्रभावित होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, भाई उनकी तो मजबूरी है, ये तो समझ लो, उनके पास तो कैपेक्स हो ही नहीं सकता। इसी कारण से भारत सरकार की मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि अभी जो बजट आया उसमें 23% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज फॉर कैपेक्स लेड ग्रोथ। आप देखिए भारत कितना मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, क्योंकि हमें लेवल 1 अभी अचीव करना है। वो जो लेवल 2, 3 पे काम कर रही है इकोनॉमीज, उसके जो एक्सपर्ट्स के जो रिसर्च पेपर्स हैं, आईएमएफ की जो फाइंडिंग्स हैं और जो वर्ल्ड लीडर्स की फाइंडिंग्स हैं, उनको जरा सावधानी से समझने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप भी वही भाषा बोलोगे तो सरकार भ्रमित हो सकती है, क्योंकि वो तो आपकी एडवाइस पे चलना चाहती है, आपकी समझ पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हम सबको समझने की जरूरत है, और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को, कि जब भी कभी बात हो इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंजम्पशन को अभी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तो बहुत सारा खतरा हम अननेसेसरी ले जाएंगे। इसी कारण से हमें केवल कैपेक्स लेड ग्रोथ की, कंजम्पशन थोड़ी तो बढ़ेगी ना रूटीन में, वो बढ़ेगी, वो ठीक है, जिसके घर में समृद्धि आती है तो चीजें आती हैं, वो तो स्वाभाविक एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो उतनी होनी चाहिए। हमें स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमैटिकली इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसमें जो हम कभी-कभी प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं। इसी कारण से रेप्लिकेशन ऑफ वेस्टर्न मॉडल्स आर नॉट गुड फॉर अस। हमें अपने मॉडल्स बनाने की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में, क्योंकि हम बहुत प्रभावित हैं उस देश से, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने देश को बनाया है। अमेरिका में 1000 लोगों के पास 1100 कार है। अमेरिका में 1000 लोगों के पास 1100 कार है, और भारत में 1000 लोगों के पास 23 कार है। वैसे दिल्ली के लिए ठीक नहीं है बात, आप मत खुश होना, ये तो पूरे देश में नहीं है, इसलिए एवरेज में ये 23 आ रही है। पर यदि दिल्ली के 2 करोड़ लोग 2 करोड़ कार रख लेंगे तो हमारे पास तो जगह नहीं, फिर आप कहेंगे सड़कें बनाओ, फिर और ट्रैफिक जाम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूएस मॉडल है 1 पर्सन 1 कार, और 1 पर्सन 1 कार, ये हमारे लिए नहीं चल सकता, चलाने की जरूरत नहीं। हमें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सरकार करती है। मेट्रो का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा एग्जांपल है, जब वो चलती है। तो इस तरह से इन चीजों को हमें एकेडमिकली भी सपोर्ट करके बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हिम्मत रहे। आप ये देखिए, इंडिया's global presence in goods market is very small as compared to the size of our economy. We are smaller than Bangladesh in textile. We are smaller than Bangladesh in textiles and also smaller than Thailand in machinery. ये वो एरियाज हैं जहाँ हम बहुत करें, smaller than Thailand. We are smaller than Vietnam in terms of electronics. और हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया से केवल 1.8% है।
पर क्या हम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में कुछ सुपर न्यूमरी सीट उन लोगों के लिए करें जो 50 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स देते हैं, 5%, 10%? उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए जो 50 लाख रुपया का टैक्स देते हैं देश में, उससे क्या होगा? वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो यहीं रह जाएगा। वो जो बिजनेस जो बंद हो जाता पिताजी का, वो बच्चा आगे संभाल सकता है। बिजनेस को मजबूती मिलेगी, देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, छोटी इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी देश का मन ना इसको पकड़ने को तैयार नहीं है। सबको क्या लगता है कि अरे ये तो क्या है, कैपिटलिज्म की बात है, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है। तो ये बात ना थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाती है। पर यदि ये एक्सपर्ट्स लोग इस पे बात करके समझ के करेंगे तो हो सकता है कल को सरकार का मन भी बने। 10% का सुपर न्यूमरी से क्या फर्क पड़ता है? एनआरआई का हम दिल्ली में करेंगे, अभी भी बहुत सारी जगह दिया जाता है। मैं एक आइडिया पे बात कर रहा हूँ, ऐसे जाने कितनी चीजें हैं जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं बोल लिया हूँ, 5 मिनट। लेकिन हमको फिर भी विकसित भारत की जब बात करते हैं तो हमको वेस्टर्न मॉडल्स जो है रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने मॉडल इनोवेशन और ओरिजिनल वर्क पे काम करना है। अभी हमारा रिसर्च में क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, या तो एक्सटेंशन वर्क या रीइंटरप्रिटेशन है या रीडेफिनेशन है या कोई पुरानी आइडिया पे थोड़ा बहुत इधर-उधर कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी जो है ना एंड इनोवेशन, ये आप रिसर्च में हमको लाने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय खत्म हो गया इस सब्जेक्ट पे बोल नहीं रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की जरूरत है, इंक्रीमेंटल चेंज से नहीं बनेगी। कैसे सोचिए, मेरी रिक्वेस्ट है जो प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, डीन्स बैठे हैं, हेड्स बैठे हैं, आप सोचिए तो सही ना। ये जो पीएचडी करने का जो तरीका है इसको कैसे बदलें? पीएचडी के लिए तो ठीक है, पर क्या पीएचडी का पर्पस केवल उस डिग्री का है? अगर वो है, इतना ही पर्पस है, वो तो ठीक है, आपको डिग्री मिली, शुभ है सबके लिए। पर इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव जो चेंज की आवश्यकता है, ये भी सोचने की जरूरत है। और एक सवाल बहुत बार आता है कि एजुकेशन ड्राइव्स इकोनॉमी और इकोनॉमी ड्राइव्स एजुकेशन। क्या शिक्षा इकोनॉमी को ड्राइव करती है या इकोनॉमी शिक्षा को ड्राइव करती है? जो देश अच्छे हैं, क्या वहाँ इकोनॉमी अच्छी है इसलिए वहाँ की शिक्षा संस्थान अच्छे हैं, या शिक्षा संस्थान अच्छे हैं इसलिए इकोनॉमी अच्छी है? ये प्रश्न है, इसका सीधा आंसर नहीं है। पर यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि एवरी डॉलर स्पेंड इन एजुकेशन जनरेट्स $10 to $15 इन इकोनॉमी। शिक्षा में इन्वेस्ट किया ₹1 इकोनॉमी में 10 से 15 रुपए बना के देता है। तो हम इस डेफिनेशन में कौन किसको कर रहा है वो छोड़ दें। शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में फायदा होने ही वाला है, लेकिन अद्भुत होगा जब ओरिजिनलिटी और इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। और हमें चाहिए एकेडमिक लीडर्स। कैसे लीडर्स who are decisive, trustworthy, reliable, unbiased, open-minded, take bold decisions where others hesitate। क्योंकि लीडरशिप का क्राइसिस कभी नहीं होगा। लीडरशिप का क्राइसिस आया नहीं, सारी समस्या खड़ी होगी अपने आप शुरू हो जाती है। इस कारण से लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, लीडरशिप माइंडसेट पे काम होना चाहिए। मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट आया लीडरशिप का। मैंने एफएमएस से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास तो लीडरशिप एक्सपर्ट है। कॉमर्स से भी बात की, उनको भी नहीं है। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई लीडरशिप का एक्सपर्ट ही नहीं। इतना बड़ा काम है देश का, नहीं है तो भैया डेवलप करो, अपने एरियाज बनाओ। देश को तो जरूरत है ना। हम लीडरशिप के सर्टिफिकेट कोर्स चलाना चाहते हैं, हम लीडरशिप पे डिप्लोमा चलाना चाहते हैं, हम लीडरशिप पे डिग्री चलाना चाहते हैं। देश को लीडर्स चाहिए। हमारे उससे हो क्या रहा है, इंडस्ट्री को भी लीडर चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए, सबको चाहिए, और उस पर काम ही नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से हम इस पर काम करें। और हमें भारत में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कंपनी, खाली सर्विसेज से भी बात नहीं बनेगी। वी नीड 100 बिग ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स एंड companies like Apple, meaning thereby $1 trillion enterprise. Apple is $1 trillion enterprise. और अभी उत्तर प्रदेश कह रहा है हम भी बनेंगे, राज्य कह रहे हैं, कल को कंपनीज भी कहेंगे हम 1 trillion की एंटरप्राइज बनेंगी। तब और वो कैसे बनेगी? हम सबके सहयोग से, आप बच्चों के सहयोग से बनेगी। हमें इसमें अपना करना है।
और सरकार को तो देखो बाहर आना ही चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से, सरकार बाहर आ भी रही है। और जहाँ जहाँ सरकार को लगा, पहले अलग बात है 47, 50, 52 में क्यों आई, उसके रीजन अलग थे, पर आज तो सरकार बाहर जा रही है। एविएशन से बाहर हो गई सरकार, एविएशन में कितना कंपटीशन आया, इम्प्रूवमेंट हुआ। टेलीकम्युनिकेशन से सरकार बाहर हो गई, आपने देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ऐसे कितने सेक्टर है जहाँ से सरकार बाहर हो गई, इम्प्रूवमेंट हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के कारण था, तब जरूरत बहुत थी उसकी, आज उसकी आवश्यकता नहीं है, तो सरकार ने कहा हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही रहेंगे। इसरो की सक्सेस होनी है तो सरकार करेगी, जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनने, हाईवे इक्विपमेंट्स बनने, सरकार को बना सकती है। तो जो नेशन के स्ट्रेटेजिक एरियाज है वहाँ गवर्नमेंट रहे, बाकी धीरे धीरे ओपन करे सारे सेक्टर्स को, और कर भी रही है सरकार, जिस कारण से हमें 100 ब्रांड्स चाहिए, 1 ट्रिलियन डॉलर तो बनेगी बात देश में। तो फिर बड़ी बड़ी जितनी मर्जी बात कर लेना, कंजम्पशन पे भी कर लेना, सब पे कर लेना। अभी तो बहुत प्रिमिटिव है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इसी कारण से, और लास्ट बात जो मैं बहुत बार कहता हूँ कि भारत, प्रोफेसर निरंजन ने कहा कि भारत तो पहले भी विकसित राष्ट्र रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/3, 1/4 इन्होंने कहा, हमारा हिस्सा था, पैसे वाले थे बिल्कुल था, और आक्रमण पैसे वाले, चोरी भी पैसे वाले थे। मान रहे हो ना, चोर क्या है, गांव में उसी के आते हैं जिसके पैसे वैसे होते हैं, शहर में भी उसी की चोरी होती है जिससे लगता है कि इसका बहुत सारा पैसा है। तो जो पैसा है उसके साथ में चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। तो भारत अगर 47 में विकसित राष्ट्र होगा तो हमारे चैलेंजेस जो आज हैं उससे बहुत अलग होंगे। इसी कारण से राष्ट्र प्रेम यूनिवर्सिटीज में जागृत करना, ये जो पीढ़ी आपकी है, मेरी है, हम सबको तैयार करना राष्ट्र कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम अमीर थे इतने आक्रमण हुए और हमें 2-2,000, 4,000, 8,000, 20,000 की फौज हरा के चली गई इस देश में। हमने तो वो सब देखा है हमारे पुरखों ने। ऐसा दोबारा ना हो जाए जब हम अमीर वापस हो जाएं, मजबूत हो जाएं। इस कारण से अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये देश सपोर्ट नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए और करेगा भी नहीं। इस कारण से, क्योंकि कहते हैं ना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। वो खतरों को भागे, ये पीढ़ी का काम है विकसित बनाना, हम लोगों का काम है विकसित बनाना, मेरे जो बच्चे बैठे हैं इनका काम विकसित बनाना, और फिर संभालना। हम तो संभालने वाला काम नहीं कर पाएंगे, चले जाएंगे, आप लोगों का काम उसको संभालने का भी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यही हमारा काम है, यही देश अपेक्षा करता है, ये हमारा कर्तव्य है। लास्ट में वही प्रॉमिस आपसे फिर लूंगा सबसे, कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ। मेरे को प्रॉमिस करें आपने मेरे को 50 मिनट सुना, आपका बहुत बहुत आभार।